नमस्कार दोस्तों। कई मामलों में हम सभी लोगों की कहानी एक जैसी होती है और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब परेशानियां आती हैं तो हम उनसे कैसे निपटते हैं। कई कहानियां होती हैं, कई लोग होते हैं जो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, ऐसे तमाम लोगों के लिए जो डर से भागते रहे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। मेजर डीपी सिंह उन सभी लोगों के लिए जो मोटिवेशनल लेक्चर्स को पसंद करते हैं, मोटिवेशनल कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए यह अपरिचित नाम नहीं। एक शानदार शख्सियत और काफी सारे रंग हैं उनकी कहानी के। दरअसल ये इंटरव्यू करने का जब मौका मिला तो मैं बड़ा उत्साहित था और मैंने उनके विषय में काफी कुछ पढ़ा भी, उन्हें सुना भी, और जितना सुनता गया मन किया कि काफी और सुनूं। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे एक चीज समझ में आई, करेज जो होता है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग या आपके जीवन में बहुत शुरुआती क्षणों से आपके भीतर आ जाता है। मेजर डीपी सिंह के साथ भी ऐसा ही रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी में जाने के बाद या करगिल जैसी लड़ाई को लड़ने के बाद या अपना एक पैर खोने के बाद उन्होंने संघर्षों को सीखा। बहुत छोटे समय से या बहुत छोटी उम्र से उनके दिल में ये जज्बा था कि वो लोगों की मदद करें। इसकी भी कई दिलचस्प कहानियां, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बोल के सुनाऊं के बजाय मेजर डीपी सिंह खुद आपको सुनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस वक्त मेरे साथ वो खुद मौजूद हैं इस बातचीत में। सबसे पहले जय हिंद मेजर, और मैं आपका स्वागत करता हूं अमर उजाला की पूरी टीम की ओर से। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद तिवारी जी, जय हिंद सब देखने और सुनने वालों को। जैसा मैंने कहा कि करेज जो होता है वो एक एटीट्यूड होता है, एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है जो किसी भी व्यक्ति के भीतर होता है। इस पर क्योंकि आपने काफी सारी बातें इंटरनेट पे कही हैं, बहुत वायरल होती हैं आपकी चीजें, तो बहुत सारी चीजें लोगों को पता है। लेकिन मैं चाहूंगा कुछ ऐसी बातें, और ये कमी मैं महसूस कर रहा था मेजर, वो ये कि हिंदी में जरा कम सुनने को मिलता है आपको और हिंदी का दर्शक वर्ग बहुत बड़ा देखिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो वीडियो है, ये जो बातचीत है, ये बहुत लोग सुनेंगे और गांव गांव तक इसकी रीच होगी। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो साहस होता है वो मन में, क्या आपको लगता है किसी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो इस कॉन्स्ट्रक्ट को लेकर, हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कि वो उस चीज को लेकर पैदा होता है या आप इसको डेवलप करते हैं? आपकी कहानी, आपके बचपन में मधुमक्खी और एक बच्ची को बचाना, ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जो बहुत लोगों ने सुनी होगी। लेकिन क्या आपके अंदर वो चीज थी, इसीलिए आज मेजर डीपी सिंह हमारे सामने बैठे हैं, या धीरे धीरे पीरियड ऑफ टाइम के दौरान परेशानियों को देखते हुए, उनसे जूझते हुए ये अपने अंदर डेवलप किया? मेरा जो विश्वास है परमात्मा पे, या जो सर्वशक्तिशाली या नेचर या भगवान, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, उस पे दिन पर दिन दृढ़ निश्चय जो है बढ़ता जाता है और बढ़ता जा रहा है। और ये विश्वास बचपन से है। जिंदगी में दो चीजें आपकी लाइफ को, आपके जीवन को डिसाइड करती हैं। वो है एक आपकी डेस्टिनी और दूसरा है आपके कर्म। इन दोनों का बहुत ही प्रभाव आपके पूरे जिंदगी के ऊपर होता है। अब इनमें फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेस्टिनी, कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी लिखा हुआ है कि कौन साहसी है कौन नहीं है, उसने जिंदगी जीनी कैसी है ये भी लिखा ही हुआ है, तो फिर कर्म कहाँ आ गए? तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो दोनों में जो फर्क है, वो धीरे धीरे जिंदगी में समझ में आया मुझे। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ही होनी थी। इन्हीं चीजों को मैंने करना था और इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना था, ताकि किसी ना किसी व्यक्ति को उम्मीद से जगाना था। तो ये सब जो होना था, इसमें साहस का वो कण मौजूद था, लेकिन उसको जागृत करने के लिए गंभीर परिस्थितियों का मौजूद होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर गंभीर परिस्थितियां ना होती तो कैसे उस चीज को मैं जागृत कर पाता, ये मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो पाता। गंभीर परिस्थितियों से गुजर के ही इंसान जो है एक जैसे वो कहते हैं ना कि आग से निकल के सोना तप के बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट है
और ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की बांग्ला में कविता है, उसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि मैं आपसे ये नहीं कहता, वो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे मुसीबतें ना दें, आप मुझे ढेर सारी मुसीबतें दें, लेकिन मुसीबतों से लड़ने की ताकत भी देते रहें, क्योंकि इसी से मैं बेहतर इंसान, इसी से मैं ताकतवर इंसान बनूंगा। और जो आपकी जिंदगी रही है उसमें जब जब प्रॉब्लम्स आई, आपने देखा आप ज्यादा निखरे हुए मेजर निकल कर आए हैं और ज्यादा पहले से बेहतर आपने जिंदगी जी है। अब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपकी जो मशहूर किस्सा है या एक जो इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी अपनी लाइफ की है कि कैसे आपने एक बच्ची को बचाया था और कैसे वो करेज आपके अंदर आया, उस समय क्या आपके दिमाग में चलता था, यानी बचपन से आपके जहन में क्या चलता था कि मुझे लोगों की मदद करनी है या मुझे किन चीजों पर फोकस करना है, मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। ये एक छोटा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे 10वीं में 12वीं में पढ़ने वाले जो अभी आपको सुन रहे होंगे और वो उस दौर से गुजर रहे होंगे जिससे आप गुजर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा उस दौर को एक बार फिर आप थोड़ा सा याद। जब मैं 11वीं कक्षा में था तो उन दिनों मंडल कमीशन का वक्त था, पूरा साल पढ़ाई नहीं हुई और बच्चों को और क्या चाहिए अगर पढ़ाई ना हो, खेलने कूदने को मिले तो जैसे कोविड में हुआ, हालांकि खेलने कूदने को नहीं मिला, सबको पैक रहना पड़ा। हाँ, लेकिन आजकल का जमाना वीडियो गेम्स का जमाना है, तो वीडियो गेम में लग गए। वेरी ट्रू। तो उन दिनों भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियां थी और हमारे को ये बहुत ही उम्मीद थी कि ये साल जो है 0 ईयर हो जाएगा और एग्जाम जो है परीक्षाएं नहीं होंगी। बस इसी उम्मीद पे हम खेलते गए और ऐसे खेलते रहे कि सडनली देखा कि जिंदगी ने एग्जाम सामने रख दिए और क्योंकि हम परीक्षाओं के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे तो फेल हो गए। ये एक झटका था और इस झटके ने ये बताया मुझे कि फेलियर्स की इम्पोर्टेंट क्या है जिंदगी में। बहुत इंपॉर्टेंट है फेलियर्स। तो एक बात सुनते रहते थे हम हमेशा बड़ों से, बुजुर्गों से, कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अब मैं वहां पे वो बच्चा जो 11वीं में फेल हुआ और जिसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस भी कोई खास हमारी अच्छी नहीं थी और मैं दादा दादी के पास पल बढ़ रहा था और ये हमेशा सुनने को मिलता था कि बेकार है, पढ़ता नहीं है, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, यहाँ तक कि चोर भी बोल दिया गया था मुझे कि चोरी भी करता है। और वो सोच रहा है, दुविधा में है कि इसमें क्या अच्छा हुआ भाई, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या अच्छा हुआ, मैं तो और पिछड़ गया। तो उसका जवाब मुझे बहुत जल्द अगले साल ही मिला, क्योंकि अगले साल जब मैं 11वीं रिपीट कर रहा था तो मेरे जो पिछली कक्षा के जो सहपाठी थे वो 12वीं में पहुंच के प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए घर में बैठ के तैयारी कर रहे थे और मैं स्कूल आ रहा था। जनवरी फरवरी की बात है जब ये एक छोटी बच्ची आम के बाग से गुजरते हुए बिल खिलाती हुई मेरे सामने से गुजरी। मुझे पता चला कि किसी ने मधुमक्खी का छत्ता आम के बाग पे जो लगा हुआ था, बहुत बड़ी वाली मक्खी का, उस पर पत्थर मार दिया किसी शैतान बच्चे ने और सडनली सारा सुनसान हो गया इलाका। तो कुछ छुपे हुए दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ तुम क्यों छुपे हुए साइकिल स्टैंड में? तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा है, किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया और मक्खियां सारी हमारी तरफ आ रही हैं तो हम छुपे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में अब ये वक्त नहीं था कि सोचा जाए कि भैया इसको बचाना है या कुछ ऐसा करके दिखाना है या कुछ लोगों को इम्प्रेस करना है या बाद में मैं हीरो बनूंगा या मुझसे लोग किस्से सुनेंगे। इन सब चीजों की सोचने का वक्त नहीं था। जो पहला ही क्षण जो दिमाग में जो बात आई वो यही आई कि यार इसको बचाओ। अब ये रिएक्शन जो हुए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हुए कि मैंने अपना स्वेटर निकाला और स्वेटर निकाल के उसके ऊपर वहां नजदीक पहुंच के उसके ऊपर फेंका, जिससे कुछ मक्खियां उससे उड़ गई, कुछ मक्खियां स्वेटर से चिपक गई। उसको उठाया और स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भागा। इतने में कुछ मक्खियां मुझे चिपट गई और वहां पर मेरे कुछ और दोस्त तैयार थे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हॉस्पिटल ले जाके जब पहुंचे तो बाद में मुझे पता चला था कि वो बच्ची जो दूसरी कक्षा की थी, अगर 5-10 मिनट और लेट हो जाती तो इतने डंक लग चुके थे कि जहर फैल के वो उसकी मृत्यु हो सकती थी। अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिला कि अगर मैं फेल ना होता तो उस सुनसान जगह पे मैं ना पहुंचता। उस सुनसान जगह, देखिए अब डेस्टिनी की बात आ रही है। उस सुनसान जगह पे
मुझे पहुंचना ही था, इसलिए मुझे फेल होना जरूरी था, क्योंकि अगर ना होता तो मैं घर बैठ के प्रिपेयर कर रहा होता प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो वहां पहुंचने के लिए मुझे फेल होना जरूरी था, और वहां ये लिखा हुआ था कि मेरे द्वारा वो बच्ची बचाई जाएगी। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ उस क्षण में मेरे दिमाग में जो बात सही थी उसको करने की कोशिश करी। यानी हर चीज, हर मुसीबत आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, उस गाइडेंस को समझने की जरूरत है आपको। हाँ, अब डेस्टिनी ने मुझे वहां पहुंचा दिया, लेकिन अब आता है कर्म की बारी। तो अगर मैं उस क्षण में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करता तो शायद मैं डर जाता कि मेरे को क्या, मेरे ऊपर अटैक ना आ जाए। लेकिन भरोसा होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर। तो मैंने वो किया जो मेरे दिल से आवाज निकली, और दिल से यही आवाज निकली कि इस बच्ची को बचाओ। अब ये हर क्षण में जो दो चॉइस होती है कर्म करने की हमारे ऊपर, हमारे हाथ में, कि किया जाए कुछ या ना किया जाए, यस और नो का जो, में अगर आप यस चुनते हो तो यस की तरफ आपकी परिस्थितियां बननी चली जाती हैं और डेस्टिनी उस तरफ आपको मोड़ देती है, और अगर आप नो चुनते हो तो नो की तरफ आपकी जिंदगी चली जाती है, परिस्थितियां आपको वैसा कर देती अब मुझे ये भी बताएं कि फिर एक दौर वो भी आया जब परेशानी इतनी बड़ी हो गई कि शायद लगता था कि अब जिंदगी में आगे क्या होगा, या उस समय आपका एटीट्यूड क्या था जब करगिल में बड़ा धमाका आप झेल रहे हैं, करगिल जैसी बड़ी लड़ाई में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एक ऐसी खतरनाक जगह पर जा रहे हैं जहां पर बहुत चुनिंदा सिपाही जा सकते हैं, वो दौर कैसा रहा? और उसके बाद में एक पैर का जाना है, गैंग्रीन फैलना, इतनी खतरनाक परेशानी की जान भी जा सकती थी, सभी लोग ऊब छोड़ चुके हैं, उसके बाद मेजर सिंह जो है वो एक नए मेजर सिंह बनकर उठे। यानी ये मुसीबतें और ये गाइडेंस वहीं खत्म नहीं हो गया था 11वीं क्लास में, ये पूरी जिंदगी ताउम्र जारी रहा है। देखिए, बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि आपका उठना बैठना किस माहौल में है, कैसे आपके मित्र गण हैं, कैसे आपके सहपाठी हैं, कैसे आपका किस माहौल में उठते बैठते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जब आप सुनते हो, जब आपके कण कण में ऐसी बातें भरी होती हैं, तो आप हमेशा हर चीज के लिए तैयार होते हो और आपको अंदर से लालसा उठती है कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूं। तो यही बैकग्राउंड के साथ उस बच्ची को शायद बचाने में कामयाबी मिली मुझे, और इसी बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ के जब कारगिल युद्ध में एक बार तो मृत घोषित करने के बाद टांग तो मैं सच बताऊं तो टांग मुझे बहुत कम तंग करती है, क्योंकि जो पार्ट है ही नहीं बेचारी, वो तंग क्या करेगी। वाह। इसके अलावा जो तंग करने वाली चीजें हैं वो हैं 73 छर्रे जो अंदर घुसे हुए हैं, आंतड़ियां जो आधी कटी हुई हैं, कानों से जो कम सुनता है, जो एक पाँव है बेचारा वो तड़फता रहता है कि मेरी एक तो मैं हूं, उसकी नी की सर्जरी हो रखी है, तो बोलता है यार ये इंसान कैसा है, एक अकेला मैं बचा हूं और मेरी इसने डेढ़ मार रखी है। तो इन जो बाकी चोटों से बाकी चोटें जो मुझे परेशान करती हैं, जो कुछ छर्रे ऐसे हैं जो बड़े नॉटी हैं, वो कई बार रातों रातों तक अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हैं, पूरा प्रोफेशनली तंग करने के लिए, मुझे पेन देने की पूरी प्रोफेशनल तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 4-4 5-5 रातें कई बार नींद नहीं आती है। ये बातें हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं है, ये ज्यादा तंग करती हैं। लेकिन इन सबको झेलने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वही बचपन की जो फाउंडेशन रखी गई थी जो गुरुद्वारे में, और साथ में फिर जो ट्रेनिंग मिली इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जिस फौज की जो फाउंडेशन है वो भी सिमिलर असूलों पे रखी गई है, जहां पर दूसरों के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए अपनी जान तक निछावर कर देना। करोड़ों देशवासियों में जानने पहचानने वाले तो हमारे दोस्त मित्र या फैमिली वाले ही होते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं जान, उनके लिए थोड़ी लिम लॉस हो रहा होता है। लिम लॉस या सैक्रिफाइस जान तो पूरे देश के लिए हो रही होती है। तो अनजान लोगों के लिए सब कुछ करना, यही एक नियम कानून, यही एक फाउंडेशन, यही एक उसूल जो है भारतीय सेना निभाती है, और यही मैंने बचपन में सीखा। आपका जो अचीवमेंट है और आप जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आए, वो मतलब मैं सोच रहा था कि क्या हम लोगों ने क्या ही किया है, मेरी पीएचडी जरूर दर्द है, लेकिन उसमें आपका अचीवमेंट और आपकी जो जर्नी है वो सचमुच में वर्थ लगती है कि कितनी मेहनत की होगी, या फिर कोई ऐसी इंस्पिरेशनल चीज है जो पहली बार हिंदुस्तान में कोई शख्स कर पाया। तो कितना आश्चर्य का विषय था कि फर्स्ट टाइम कोई ब्लेड रनर है या कोई एक पांव के साथ में मैराथन को दौड़ रहा है, कैसे ये दिमाग में आया? और मैराथन के लिए आप जाएंगे, एक जब
टांग नहीं होती है तो आदमी सोचता है कि अब जिंदगी बिस्तर पे गुजारनी है, व्हील चेयर पे गुजारनी है, और यहाँ पर बंदा सोच रहा है कि मुझे मैराथन दौड़ना है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, सोचना अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। इस जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर बताऊंगा कि मेरे सामने तो परिस्थितियां थी, और परिस्थितियों में मुझे यस चुनने की इच्छा थी, यस चुनने की प्रेरणा थी, यस चुनने की फाउंडेशन मिली हुई थी बचपन से। लेकिन आपने तो आप बैल मुझे मार वाला हिसाब लेके पीएचडी खुद करनी चाहिए, खुद की इच्छा जगाई। वो ज्यादा वो ज्यादा मुश्किल काम है। परिस्थितियों ने आपको मजबूर नहीं किया जी। मैंने तो परिस्थितियों को गले लगाना सीख लिया। आपने जबरदस्ती का परिस्थितियां बनाई तो वो ज्यादा टफ है। कमिंग बैक टू आपका जो पॉइंट है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरी टांग थी और जब मैं पूरा हुष्ट पुष्ट व्यक्ति था, साबुत व्यक्ति था, तो एकेडमी में देहरादून में हमारी ट्रेनिंग के दौरान क्रॉस कंट्री का एक टेस्ट होता है। हर हर 6 महीने में एक बार वो टेस्ट पास करना होता है। और मैं उस क्रॉस कंट्री जो 14 किलोमीटर की थी मात्र, उसको करने में बहुत हिचकिचाता था, क्योंकि वो मेरी जो बिल्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर की नहीं है। लेकिन वो एक टेस्ट होता था पेनफुल कि यार अब ये करना ही है साला, तो करके परे करते हैं, चलो छोड़ो। गिरते पड़ते किसी प्रकार से पूरा कर लिया करते थे। ऐसे व्यक्ति की जब टांग गई और 100% डिसेबिलिटी आई, तब ऐसे व्यक्ति ने ये सोचा कि अब 14 तो छोड़ो, 21 और 42 भागेंगे। इसके पीछे कारण ये है कि इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो जब लोगों के नजरिए से और लोगों की बातों से ये पता चला कि भैया सोल्जर की इज्जत पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो जो भारतीय सिपाही है वो ज्ञान नहीं बांटता। भारतीय सिपाही एक्शन करता है ग्राउंड पे और बोलता है कि लो भैया कर लिया, अब तुम डिसाइड कर लो कि हम एबल हैं या डिसेबल हैं। तो इस चीज को ग्राउंड पे करने के लिए जो मुझे उस समय मौजूदा परिस्थितियों में सबसे टफ चीज लगी थी वो ये थी कि यार हाफ मैराथन भागी जाए उस टांग के बगैर जिसकी इंपॉर्टेंट भागने के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 टांगों वाला व्यक्ति भी भागते हुए थक जाता है। और मैं खुद ही उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं था कभी लंबी दौड़ में। तो अगर मैं ये काम कर दूं, और वो भी उन परिस्थितियों में जिसमें मुझे मालूम नहीं था कि उस नकली टांग से भागते कैसे हैं, वो नकली टांग भागने के लिए बनी नहीं थी, ब्लेड तो बाद में आया। चौथी मैराथन मैंने ब्लेड से भागी है, पहली 3 में घसीट के एक टांग पे लंगड़ी करके दूसरी को घसीट के भागता था। तो जब मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये कर दूंगा तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि मैं एक सोल्जर था और सोल्जर अभी भी हूं, और दूसरा जो ये एक भावना बनी हुई है डिसेबिलिटी से रिलेटेड कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, वो टूट जाएगी कि डिसेबिलिटी जो है या एबिलिटी जो है वो आपके कर्मों का खेल है, आपकी सोच पे निर्भर करता है। क्वाइट इंस्पायरिंग, आपकी पूरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही शानदार है, ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात मेजर जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, जब हम ऐसे बात करते हैं ना, मैं आप आधे घंटे बात करेंगे, पूरी जिंदगी को समेटने की कोशिश करेंगे, मैंने भी कुछ पढ़ रखा है आपके बारे में, उसके आधार पर बात करूंगा। बट ओवरऑल लाइफ इतनी छोटी नहीं होती है, एक एक पल में बीतती है, आपका एक एक दिन बहुत अहम होता है। क्या आपकी ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है या थोड़ा सा समझाना इसको अभी एक बातचीत में बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या आपका वे ऑफ थिंकिंग होता है? 24 आवर्स आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और किन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं, किन चीजों से दूर जाते हैं? मतलब आपका प्रोसेस क्या है सोचने का? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी बेशक अब कलरफुल दिखाई देती है, लेकिन उन कलर्स में कितने सारे कांटे हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं, वो भी समझ में आता है। हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं कहीं छोटे बड़े चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जो आपको सुन रहे होंगे वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपका वे ऑफ थिंकिंग होता है कि आप इन चीजों से निपट पाते हैं? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो आपकी जिंदगी को जीतने का जो एक नजरिया है वो किसी बड़ी चीज को करने के लिए सडनली डेवलप नहीं होता है। जब तक आप हर क्षण में छोटी छोटी उन चीजों को अपने हिसाब से, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके, अपने अंदरूनी शक्ति को बढ़ाकर
विजय प्राप्त करना नहीं सीखोगे उन चीजों पे, तब तक कोई बड़ी चीज पे विजय प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे, वो बोलते हैं ना कि पेबल इन शू पिंचेस यू मोर देन क्लाइंबिंग ए माउंटेन। अगर आपके पाँव के नीचे कांटा लग जाता है तो चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस कांटे को निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हर क्षण में, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपका कर्म है। हर क्षण में आपको मालूम है कि सही रास्ता क्या है और फायदे वाली चीज क्या है। सही और फायदे वाला जो रास्ता होगा वो हमेशा मुश्किल होगा, वो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकोगे। बहुत अच्छे। और शॉर्टकट क्या है, जिसमें इमीडिएट गेन्स मिलते हैं, वो आसान रास्ता है, लेकिन वो सही नहीं होता है, अक्सर सही नहीं होता है। तो आसान और सही रास्ते का जो चुनाव है, वो चुनाव करना हर क्षण में मेरा कर्म है, और ये मेरे अंदर, मेरा कंट्रोल में है। इसका कंट्रोल परमात्मा ने मुझे दिया हुआ है कि इन दोनों में से चुनने की कार्रवाई आपकी है। जो चुनोगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी अग्रसर होगी, उसके हिसाब से आपकी जिंदगी का परिणाम बदलने लग जाएगा। बस अब अगर मान लो, फॉर जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जो कुछ छर्रे हैं, जैसे एक छर्रा यहाँ पे, एक छाती में है, एक हिप में है, ये तीन जो ऐसे छर्रे हैं, ये बड़े शैतान छर्रे हैं। ये जब पेन करते हैं तो कई कई रातों पे करवटें बदलनी मुश्किल हो जाती हैं। अब मुझे मालूम है कि भैया इनकी पेन हो रही है, मुझे ये भी मालूम है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। इसमें आप पेन की गोली भी खा लोगे या इंजेक्शन भी लगा लोगे, तब भी इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो अब ये जो परिस्थितियां मुझे मालूम है, उसका आउटकम मुझे मालूम है, उसका सोल्यूशन कोई नहीं है, जब मुझे मालूम है, तो अब मैं रोऊं या हंसूं, ये चॉइस तो मेरे हाथ में है। और मैंने रोने वाले रास्ते से गुजर के देख लिया कि रोकर पेन और बढ़ती है, और अब मैंने हंसना जब से शुरू किया तो पेन शर्माने लग गई थोड़ी सी। क्या बात है। अब ये होती है, द्वंद्व होता है मेरी हंसी में और उसकी वो जो तीव्रता है उस पेन की, उसमें। अब इस द्वंद्व में मेरी हंसी हमेशा विजय प्राप्त कर रही है पिछले 22 सालों से। क्या बात। और आगे भी करती रहेगी। तो बस यही विचार दिमाग में, जब आपको और ये हम सबको मालूम है कि किसी चीज में अगर तकलीफ हो रही है तो रो के उस तकलीफ को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि रोना गलत है। देखिए, एक इंसान हो आप, और इंसान में ये इमोशंस नेचुरली दिए गए हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस हैं, दुख, दर्द, गुस्सा, इरिटेशन, ये एंजाइटी, कभी कभार बहुत ही उदास होना, ये सब भी ये नेगेटिव इमोशंस हैं। खुशी, होप, उम्मीद, भरोसा, दृढ़ता, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। लेकिन इन दोनों का मिश्रण ही होता है हर इंसान में। अब हमें मालूम है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमें हेल्प नहीं करते, तो हमारा हमेशा जो एफर्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब हम उन नेगेटिव इमोशंस में फ्लोट कर रहे हैं, उनमें विचर रहे हैं, तब हम अपने आप को डाइवर्ट करके, रोक के नहीं, डाइवर्ट करके पॉजिटिव इमोशंस की तरफ खिंच जाएं। वो कैसे होगा? जो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, किसी को स्केचिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बताना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है। ये वो चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी, डाइवर्ट करने में हेल्प करेंगी। इनको डेवलप करना है ताकि आप नेगेटिव इमोशंस से जल्दी बाहर आ सकें। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है। मेरे अंदर भी है, मैं भी दुखी होता हूँ, मैं भी रोता हूँ। और रोना कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभार बहुत ज्यादा जब उमड़ जाए कुछ इमोशंस, तो रो, 2 आंसू बहाओ और पहुंच दो और चल पड़ो। ये सब बकवास है कि मेन डोंट क्राई एंड ऑल दैट। मेरे हिसाब से शायद मैं आदमी ही हूँ और मैंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, तो अगर मैं रो सकता हूँ तो रोना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसमें फंसे नहीं रहना, उन इमोशंस में फंसे रहना गलत है। लंबा खींच के उसमें फंसे रहना वो गलत है। उनसे बच के पॉजिटिव की तरफ अग्रसर होना
अगर आपने सीख लिया तो हर छोटी छोटी क्षण में जिंदगी के आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, और यही सक्सेस आपको बढ़ाते बढ़ाते आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर देंगी, आपके एटीट्यूड को डेवलप करेंगी, ताकि आप जिंदगी में किसी बड़ी सक्सेस को भी प्राप्त कर सको। जी, सफलता टॉक्स हमारा ये कार्यक्रम है और सफलता की टीम इस तरह के इंस्पिरेशनल कई टॉक्स का आयोजन करती रही है। अब मैं आपसे, क्योंकि हम चर्चा के अंतिम दौर में है, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अभी जो आपको सुन रहे हैं उनको सफलता के मायने क्या समझना चाहिए। सफलता का मतलब आजकल हो गया है करियर बनाना, कितना पैसा बना लेंगे, कितनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, रिकॉग्निशन, नो डाउट, एक फेम मिलना, और नेम एंड फेम तो है ही एक बड़ी एक्सपेक्टेशन सभी युवाओं की, पैसा भी मिल जाए, बट सफलता के सही मायने आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि अब आपने वो लाइफ देख ली है जिसके बाद आपको पूरा अधिकार है कि आप सफलता के सच्चे मायने युवाओं को बताएं। ये जितनी बातें आपने बोली, नेम, फेम, मनी, ग्लोरी, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। इनकी तरफ अगर आप अट्रैक्ट होगे तो इनको पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सफलता जो है, आपको अपनी वाइसेस, अपनी डिजायर्स, अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाकर आपके हिसाब से उन चीजों को कंट्रोल करना, वो सफलता है। जब आपने ये मंत्र जो मैं बता रहा हूं आपको, मन जीते जग जीत, आके अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, तो मन को आपको जीतना सीख लिया, तो जग को जीतना या पैसा कमाना या नाम या फेम या ग्लोरी या अवार्ड या क्लॉड, ये सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसा ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। मन को जीतना सीखिए, जग अपने आप जीता जा सकता है। एक चीज और फाइनली आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये हुआ, पैर चला गया, आपने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, उसके बाद क्या फिजिकली खुद को फिट रखने के प्रयास, अब मैं आपके वर्कआउट के वीडियोस देखता हूं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, या बहुत सारे लोग शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि आप जिस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो बताता है आपके जज्बे को। क्या आपको लगता है कि अब आपको ज्यादा इनपुट देना पड़ता है, ज्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, ज्यादा फिट रहना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये देखिए कि मेरे हर अंग में कोई ना कोई चोट है। हर अंग में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है सिवाय मेरी वाह, ठीक है ना जी। तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं। ये जितनी चोटें हैं मुझे मजबूर करती हैं किसी ना किसी तरीके से रोकने के लिए, पीछे हटने के लिए, छोड़ने के लिए। हमेशा कोई ना कोई नई चोट, नए दिन और नया चैलेंज होता है, और मैं कभी भी कंटिन्यूटी नहीं रख पाता हूँ चीजों में, हमेशा टूट जाती है कंटिन्यूटी। और जब करना भी होता है तो बहुत वक्त लगता है। अगर मैं दौड़ने जा रहा हूँ ब्लेड पे, तो कम से कम मुझे उसमें तैयार होने में ही 1.5 घंटे का वक्त लगता है। अंतड़ियां मेरी कटी होने के कारण मेरे को अपना बाउल क्लियर करने में, पेट साफ करने में के लिए 3 से 4 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। यूरिनरी ब्लैडर मेरा ऑपरेटेड है, और जो क्या बोलते हैं, उसके साथ जब मिक्स हो जाती है अंतड़ियों का कटे होने के कारण, वो और कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में जाने लग जाऊंगा तो आपको लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि भैया हो क्या रहा है। लेकिन ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये सारी परिस्थितियां जो हैं मुझे खींचती हैं, रोकती हैं, ऑक्टोपस की तरफ, कोई ना कोई अपनी तरफ, कोई ना कोई अपनी तरफ। लेकिन उन सब चीजों का जो सोल्यूशन है वो मैंने देखा है यही है कि फिर भी आपको लगे रहना है, क्योंकि MRI तक नहीं होता है मेरा, डॉक्टर को समझ में नहीं आती है कि बीमारी क्यों हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि अंदर छर रहे हैं लोहे के। और डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है इन चीजों का। इलाज जो है अपने शरीर को, अपने दिमाग को रगड़ के ही मिलता है। उसको जितना रगड़ोगे, जितना यूज करोगे, उतना आप तंदुरुस्त रहोगे, उतना आप सेहतमंद रहोगे। तो ये देखा है कि छोटी मोटी बीमारियों को भी लोग एक बहाना बनाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कैसे हम काम को टालम टोल का हमारा एक बहुत बड़ा बहाना होता है कि हम आज थोड़ा बीमार हैं, आज बुखार है, छोटी छोटी चीजें। और आप तिवारी जी, एक वर्ड है अंग्रेजी का, फीलिंग विक्टिम एटीट्यूड जो होता है, उससे क्या होता है कि लोगों का एक जो है ना, वो सहानुभूति बड़ी जल्दी से मिल जाती है। अरे 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 अरे, यू टेक केयर, गेट वेल, इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो वो या तो आप उसमें फंस जाओ, या फिर अपने आप को कुछ कर लो। कुछ कर लेने वाला हमेशा रास्ता सही होता है, लेकिन मुश्किल होता है। फंसना और सहानुभूति लेना आसान होता है, लेकिन
आपको लंबे दौर तक नहीं लेके जा सकता। तो यही चॉइस है, इन्हीं चॉइसेस में से यस और नो कौन सी चुनते हो आप, उसके हिसाब से आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी और बदल जाएगी। सो बीइंग अ टीम लीडर, आपका ये जवाब मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। मेरे टीम के सारे सदस्य सुनेंगे जिनको कभी ये तो आपने गेम खेल दिया। देखिए, होता चैलेंज होता है कि अब आपको काम भी करना है, तो टीम और बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जब देखता हूँ कि छोटी मोटी परेशानियों की वजह से वो कितने परेशान हो जाते हैं, और वो वही सिंपैथी गेन या आपने कहा विक्टिम कार्ड जो होता है वो, और वो किसी और का नुकसान नहीं, मेरा नहीं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, अपना नुकसान होता है। सो थैंक्स, आपने मेरी इस चीज में मदद करी, ये तो बहुत बढ़िया आपने एक मैसेज दिया है। चलते चलते सभी युवाओं को आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से जरूर दीजिए। देखिए, युवाओं से क्या, आम जनता हर एक से मेरा एक ही मैसेज है, एक ही मेरा करबद्ध मेरा जो रिक्वेस्ट, अगर मान लीजिए, यही है कि जो परिस्थितियां आपको लगती हैं कि मुझे तोड़ने के लिए आई हैं, वो परिस्थितियां मिलती ही गिने चुने व्यक्तियों के हुए हैं जो इतना अंदर अपने कूदा रखते हैं कि आगे बढ़ के ऊपर उठ के अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो सिर्फ आपका नजरिया है, जो आपको परिस्थितियां मजबूत बनाने के लिए आई हैं वो आसान नहीं होंगी कभी भी। तो अगली बार जब भी आपके सामने मुश्किल आए, कोई डिफिकल्टी आए, कोई चैलेंज आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें आपको लगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, उसको आप इस नजरिए से देखिएगा कि भैया अरे वाह, इसका मतलब अपनी सक्सेस पक्की है। बस अपने आप को अंदर से इतना बेहतर और मजबूत बनाइए कि परिस्थिति आपके सामने माथा टेक के चली जाए कि बॉस, हैट्स ऑफ। जो इतनी इंस्पिरेशनल लाइफ को जीते हैं और हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मेजर बात ऐसा लग रहा है कि आपसे करते रहें, समय की कुछ बाध्यता है, और साथ ही साथ आपने भी बहुत कीमती समय निकाला है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान इसी तरह आपको गाइड करते रहे, आप नए नए अचीवमेंट्स हासिल करते रहे, और ये मैं कहूंगा कि ये भी आपके लिए शुरुआत साबित हो और आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को हो। जय हिंद मेजर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद तिवारी जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।